करता हूँ आप सभी का हमारी इस आज की ब्लॉकबस्टर वीडियो में, क्योंकि आज मुझे लगता है चैनल की शायद वन ऑफ द नहीं शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आप सबके लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फाइनेंस से, मार्केटिंग से, एचआर के कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट हम सारे एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं। और मतलब मैंने तो अपनी जान लगा दी इस वीडियो बनाने में, अब आप भी अपनी जान लगा दीजिए इसको फैलाने में, दूर दूर तक फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे क्योंकि देखो अभी जितना भी हो पाएगा ना, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को 30 मिनट के अंदर रखूं, और 30 मिनट में सब कुछ तो हो नहीं सकता, तो जितना मुझसे 30 मिनट में हो पाएगा उतना मैं रखूंगा। और लेकिन लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाऊं, और वो तभी होगा जब आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा। अगर आपका रेस्पॉन्स मुझे लगा अच्छा है और आपको सच में पसंद आया है कंटेंट, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उसे, और आप चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट और चैनल पर आए, तो ये चैनल फिर ये मैं ज़रूर लेके आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन उसके लिए बस मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द, और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर अगर आपका कोई ग्रुप भी है फ्रेंड्स का तो वहाँ शेयर भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का फायदा क्या है ना, वहाँ पे मैं पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ें डाल चुका हूँ जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। जैसे कि बजट का मैं ओवरव्यू डाल चुका हूँ उधर, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके, पूरा इकोनॉमिक सर्वे का मैं ओवरव्यू रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँ। और भी जो चीज़ें जैसे कि जो नोकिया का लोगो बदला था वो मैंने न्यूज़ डाली है। जैक डोर्सी जो ट्विटर के फॉर्मर सीईओ हैं उन्होंने क्या किया है वो मैंने डाला है। तो जो जो मुझे लगता है ना कि रेलिवेंट बिजनेस न्यूज़ हैं या रेलिवेंट चीज़ है जो कि इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, वो मैं डालता रहता हूँ। तो वो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। और हम बस एक छोटा सा होमवर्क जो मैं चाहता हूँ आप करें, एक दो होमवर्क मैं अभी स्टार्ट में बता रहा हूँ, एक होमवर्क आपको एंड में ही बताऊंगा। होमवर्क क्या है कि आप क्या करें, देखो मैं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बने और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बने यूट्यूब की, जिसमें इन टर्म्स ऑफ एमबीए इंटरव्यूज प्रिपरेशन, और जो नॉन एमबीए इंटरव्यूज हैं उधर भी काम आए, लेकिन स्पेसिफिकली एमबीए इंटरव्यूज की प्रिपरेशन बहुत काम आए। तो मैं क्या चाहता हूँ आप जिस भी फील्ड से हैं, आप कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा लिख के जाए कमेंट बॉक्स में जो आपको लगता है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो वाला क्वेश्चन मैंने अपने यहाँ वीडियो में नहीं मैंने कवर किया हो। तो वो वाला क्वेश्चन आप लिखिए, चाहे जो भी आप बैकग्राउंड से हो, आप बीकॉम से हो, आप मेडिकल फील्ड से हो, आप बीए करे हो, आप बीटेक करे हो, कोई भी फील्ड का कुछ भी आप एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं जो आपको लगता है इंटरव्यू के लिए जरूरी और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो ये एक छोटा सा होमवर्क है जो मैं चाहता हूँ आप सब करें, ताकि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो तो नॉलेजेबल होने ही वाला है, लेकिन जो कमेंट बॉक्स भी हो ना इस वाली वीडियो का, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वाली वीडियो में आप जरूर कमेंट बॉक्स में भर के जाएंगी, और एक क्वेश्चन ही कह रहा हूँ आपसे, एक क्वेश्चन लिख के जाए जो इंटरव्यू में आ सकता है, ताकि सबकी हेल्प हो और सब जो भी जो कमेंट बॉक्स में ही पढ़ने जाए तो वहाँ पे बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट उन्हें वहाँ से ही मिले। अब स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं आपको एंड में भी होमवर्क दूंगा, एक होमवर्क मैंने अभी दे दिया। हम कैसे चलने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। तो मैं सब तरह के फील्ड के क्वेश्चन लिख के आया हूँ, और हम सब तरह के फील्ड के क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में, चाहे वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, करंट अफेयर हो, एचआर के क्वेश्चन हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले एचआर का एक क्वेश्चन जो आपने देखा होगा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो पैनल अक्सर ये पूछता है कि इंटरव्यू के एंड में, ये पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो पैनलिस्ट हमेशा पूछते हैं कि मतलब कई बार पूछते हैं कि आपको क्या कोई क्वेश्चन है हमसे, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। तो इसमें देखो, अगर आप कह दो कि नो क्वेश्चंस तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, बिल्कुल आपके नेगेटिव पॉइंट नहीं होंगे। लेकिन अगर वो आपको ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए तो आप इसमें ये पूछ सकते हो कि सर अभी मेरे एमबीए स्टार्ट होने में कुछ 2 से 3 महीने का वक्त बचा है, तो मैं इस टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ। या फिर आप ये पूछ सकते हो सर कि मैं फाइनेंस में करियर बनाना चाहता हूँ, तो लेकिन मुझे मुझे फाइनेंस क्लब मुझे दिखा नहीं जब मैं कॉलेज की वेबसाइट पे गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई फाइनेंस सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या हम खुद की एक ओपन कर सकते हैं सोसाइटी कॉलेज में पहुंचने के बाद। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जो कि आपकी क्यूरियोसिटी, मतलब जो कि आपका पैशन दिखाए एमबीए करने की तरफ और सीखने की तरफ आपका पैशन दिखाए, ये आप इस तरह से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में जो भी मैं क्वेश्चन लिख के आया हूँ ना, ये मैंने कहीं ना किसी इंटरव्यू में स्क्रिप्ट में देखे ही हैं, तो वहीं से मैं ये उठा के लाया हूँ। और ये कहीं ना कहीं मतलब इंटरव्यू में किसी ना किसी से पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब इंटरव्यू क्वेश्चन से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें आपको जो मैं अपने मन से लिख के आया हूँ। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है? तो फादर ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फेयोल। और फिर अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ साइंटिफिक, एक पेन कॉपी भी अपने साथ रखिएगा। या तो आप देखो सुन के 2-3 बार सुन लो वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप वैसा नहीं चाहते हो, 2-3 बार नहीं सुनना चाहते हो, तो पेन कॉपी साथ में रखें और साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि आपको मैं काफ़ी सारा कंटेंट होगा इस वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा वरना। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है एफ डब्ल्यू टेलर।
इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो देखो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो कि हेनरी फेयोल ने दिए हैं, जो कि है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन है तीसरा, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठा है आपका एक और आएगा अभी, सातवां आपका, छठा पे मैं अभी आता हूँ, सातवां है आपका रेन्यूमरेशन, आठवां है आपका ये डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और उसके बाद आपका नौवां है आपका ये आठवां आपका डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, नौवां है आपका स्केलर चेन, 10वां है आपका ऑर्डर, 11th वाला है आपका इक्विटी, 12th है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, और 13th है आपका इनिशिएटिव, 14th है आपका स्पिरिट डी कॉप्स, और छठा भी मुझे याद आ नहीं रहा है, लेकिन आप उसे यूट्यूब आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल ऑफ मैनेजमेंट, तो वो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे खुद के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, लेकिन तब मुझे नहीं आया था। अब इसके अगला जो क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे देखो मैं बीच में आपको कुछ होमवर्क देते जाऊंगा, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ वीडियो नॉलेजेबल जितनी हो सके बने, तो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो भी आप कवर करें। आपको सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स याद करके आने हैं, खासतौर से जो मेजर हैं इंडिया के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, और उसी तरह से आपको एमएसएमई मिनिस्टर हमारे नारायण राणे जी हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी हैं, तो आपको मेजर स्पोर्ट ये कैबिनेट मिनिस्टर्स याद होने चाहिए। तो ये सब आप लिस्ट निकालेंगे गूगल पर, ये सब आपको पूरे पढ़ने हैं। इसके बाद आपको सभी स्टेट से कैपिटल याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है, तमिलनाडु का चेन्नई है, केरला का तिरुवनंतपुरम है, और इसी तरह सभी स्टेट से कैपिटल आपको याद होने चाहिए। तो ये मैं बताने में वीडियो में मैं ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि ये सब आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगा। तो ये सब क्लिक करना आपको ज़रूर है, तभी आपको नॉलेज मिलेगी। सीएम याद करें, क्योंकि कई इंटरव्यूज में ये भी देखा गया है, जैसे कि आई एम कैप हो, और भी जो IMT का इंटरव्यू हो, वहाँ पे कैपिटल भी पूछे गए हैं स्टेट्स के, तो वो आप करें। और सीएम करें सब स्टेट्स के, गवर्नर करें सब, गवर्नर जो नहीं आप सारे स्टेट से करें, लेकिन कम से कम आपको अपने स्टेट का गवर्नर जरूर पता होना चाहिए। और सभी स्टेट्स के सीएम जरूर याद करने की कोशिश करें, क्योंकि सीएम काफ़ी बार देखा गया कि दूसरे स्टेट्स के सीएम पूछे गए हैं, और अगर पॉसिबल हो तो दूसरे स्टेट से गवर्नर भी करें। सारे गवर्नर मत कीजिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट से गवर्नर जरूर करें। उसके अलावा जो मैं छठा प्रिंसिपल भूल गया था मैनेजमेंट का, वो है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो ये वाला छठा प्रिंसिपल है जो मैं भूल गया था। इसके बाद आगे बढ़े तो इंडिया के किसी 5 प्राइम मिनिस्टर के नाम याद रखें, जो भी हमारे इतने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं अभी तक, उनमें से किन्हीं 5 प्राइम मिनिस्टर के नाम आप याद रखें, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, गुलजारी लाल नंदा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, नरेंद्र मोदी जी तो हैं अभी, और भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पास्ट में, तो आपको किसी 5 प्राइम मिनिस्टर के नाम याद रखने हैं। मनमोहन सिंह जी हो गए, तो इसी तरह से आप 5 प्राइम मिनिस्टर के नाम याद रखिए। इसी तरह से 5 प्रेसिडेंट के नाम याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, प्रणब मुखर्जी जी थे, और प्रतिभा पाटिल जी थे, और अभी रामनाथ कोविंद जी थे, और अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जिनको नहीं पता उनको वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना चाहिए। हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट है अभी जगदीप धनखड़ जी। और अपने एरिया का ना अपने एरिया का आपको MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA भी याद करना है, तो वो भी आप ध्यान में रखें। अपने सिटी की पॉपुलेशन जरूर देख के जाए, वो पूछी जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स क्या है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, वो आपको पता होना चाहिए। तो 6 फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आपको याद करना हो तो चाहे तो आप गूगल पे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे इसके, वहाँ से आप देख सकते हैं 6 फंडामेंटल राइट के हमारे। उसके अलावा आपको कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के हेड पता होने चाहिए। जैसे सेबी का हेड कौन है, माधवी पुरी बुच जी हैं। इन्फोसिस के हैं अभी करंट हेड सलील पारेख। टाटा के हैं नटराजन चंद्रशेखरन जी। TCS के हैं राजेश गोपीनाथन जी। एप्पल के हैं टिम कुक। वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड मलपास। IMF के हैं IMF के इस वक्त हैं वर्ल्ड बैंक के डेविड मलपास हैं, और IMF के मुझे अभी उतना याद आ नहीं रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगला है WTO के नगोजी ओकोंजो आईवाला हैं, वो हैं। नीति आयोग के अमिताभ कांत जी हैं। और हाँ, तो इस तरह से ही हो जाएगा। गीता गोपीनाथ कौन है, ये भी बहुत इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गीता गोपीनाथ फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की, तो ये आपको पता होना चाहिए।
आई थिंक IMF के कुछ पियरे ओलिवर कुछ करके हैं, तो शायद वो है उनका नाम। इसके अलावा आपको इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पता होना चाहिए। ये भी कुछ इंटरव्यूज में पूछा गया है, हालांकि ये उतना जरूरी नहीं है, तो मैंने ये 1-2 इंटरव्यू में ही देखा है, तो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमारा है इंडिया में ये इंदिरा कॉल करके है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि है अंडमान निकोबार आइलैंड में, साउथ में। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा गुहार मोटी करके कुछ है, अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है। गुहार मोटी है हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि है गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा कीबीटू, शायद इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, इसलिए आप एक बार गूगल पर चेक कीजिएगा। कीबीटू ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको 7 सिस्टर्स क्या होती हैं, ये होती है हमारे 7 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, वो आपको ये याद होने चाहिए। तो ये है हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये हमारे 7 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट की, आपको पता होनी चाहिए। इनका जो इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। इनका जो ब्रदर है वो सिक्किम को कहा जाता है। और टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो स्टेट जीडीपी है, उसमें जो हमारे टॉप 5 स्टेट्स हैं, वो फर्स्ट पे आता है महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे गुजरात, पांचवें पे कर्नाटका। हमारे स्टेट्स कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। उसके बाद दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये पूरा एक है। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये पूरा एक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये हो गए हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स होते हैं। इंडिया किन कंट्रीज के संग अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है? तो 7 कंट्रीज के संग हम अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि है पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये इन 7 कंट्रीज के संग अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। श्रीलंका के मत कह दीजिएगा, श्रीलंका के संग हमारा सी पड़ता है बीच में, जो आपको पता होगा, वो समुद्र है, तो लैंड बॉर्डर हम शेयर नहीं करते हैं श्रीलंका के संग। ये 7 कंट्रीज हैं जिनके संग हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं मार्केटिंग के। मार्केटिंग, ये करंट अफेयर्स के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे। अभी बहुत सारे बचे भी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप सपोर्ट अच्छा दिखाएंगे वीडियो पे, तो मैं और आगे जरूर वीडियो लेके आऊंगा इन्हीं टॉपिक्स पे, करंट अफेयर, फाइनेंस, मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग पे आते हैं। मार्केटिंग में 5 C's ऑफ मार्केटिंग पूछी जाती है। 5 C ऑफ मार्केटिंग क्या है? वो है कस्टमर, कंपनी, कोलैबोरेटर, कॉम्पिटिटर, क्लाइमेट। दोबारा बोल रहा हूँ, कस्टमर, कंपनी, कोलैबोरेटर में आते हैं आपके सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। कॉम्पिटिटर, क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट में आपके ये सब आते हैं पैसले, यानी पॉलिटिकल, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये जो होते हैं एनवायरमेंट, ये आपके आते हैं। 4 C क्या होते हैं मार्केटिंग के? वो होते हैं कस्टमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। उसके अलावा 7 P's क्या होते हैं मार्केटिंग के? अगेन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है मार्केटिंग का। ये होते हैं आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। उसके बाद 4 A's ऑफ मार्केटिंग। 4 A ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं? एक्सेप्टेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस। एक्सेप्टेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, कितना एसेसिबल है प्रोडक्ट, कितनी आसानी से आप उसे पा सकते हो, एसेसिबल है। अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, ये 4 A ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या आते हैं? STP, जो कि होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। तो इसमें क्या होता है ना, मार्केटिंग में पहले आप अपने मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, देयर पर्सनल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। और तो इन सब बेसिस पे आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, जेंडर, एज, इन सब बेसिस पे आप, डेमोग्राफी, इन सब बेसिस पे आप पहले मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड करते हो, कई सारे सेगमेंट्स में। फिर आप उन्हें टारगेट करने की स्ट्रेटेजी बनाते हो। फिर आप अपने प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करते हो। तो STP क्या है? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ये आपका STP। अब पोजिशनिंग का मतलब क्या है कि अपने प्रोडक्ट की इमेज को कस्टमर्स के माइंड में डालना। जैसे कि जब मैं बोलता हूँ जॉनसन जॉनसन, तो जॉनसन जॉनसन जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है, तो आपके दिमाग में सीधे आता है कि बेबी प्रोडक्ट्स। जब मैं बोलता हूँ नाइके, तो नाइके वाली जो कंपनी है वो सीधे एथलीट्स के काम आती है, तो आपको सीधे स्पोर्ट्स एथलीट्स किया जाती है। तो उस तरह से, इसी तरह से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में डालना, उनके दिमाग में इमेज फॉर्म करना, वो उसे पोजिशनिंग कहते हैं। सेगमेंट होता है अलग अलग सेगमेंट से बांटना ऑन द बेसिस ऑफ ये डेमोग्राफी वगैरह जो मैंने आपको बताई थी, और आप टारगेट करते हो अपने ये कस्टमर्स को। तो ये होता है आपका STP।
और इसके अलावा फिर क्या है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, ये भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है मार्केटिंग का कि वो आपसे पूछते हैं पोर्टर की 5 फोर्सेस कौन सी हैं इन मार्केटिंग। तो ये आपकी है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। तो क्या क्या चीजें आपको जब आप प्रोडक्ट को अपने मार्केटिंग करो तो आपको क्या क्या 5 चीजें पता होनी चाहिए। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। उसके अलावा आपसे वो आपका फेवरेट ऐड पूछ सकते हैं, ये अपना एक फेवरेट ऐड जरूर रखना। वो आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट ऐड कौन सा है, फिर आप बताओगे कि मेरा उस कंपनी का मेरा फेवरेट ऐड है। फिर वो पूछेंगे वो क्यों आपका फेवरेट ऐड है, आपको उससे क्या आपके दिमाग में वो रह गया, क्यों आपके दिमाग में वो रह गया, आपको क्यों पसंद है ऐड, वो सब आपको वजह पूछ सकते हैं। फिर आपसे यही पूछ सकते हैं कि इस वाले ऐड का टारगेट मार्केट क्या है ये बताइए, और ये इस ऐड के लिए कंपनी अपना प्रोडक्ट को प्रोमोटाइज कैसे करे, प्रमोट कैसे करे, इस बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ आप तैयार करके रखना अपने फेवरेट ऐड से रिलेटेड। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केटिंग का वो ये है कि मार्केटिंग और सेल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो मार्केटिंग क्या है ना, मार्केटिंग सेल्स क्या है जब आप सिंपली अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हो। मार्केटिंग क्या है जब सेल तो करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अपने प्रोडक्ट को उस तरह से बना रहे हो जो कि कस्टमर को पसंद आए। यानी कि यू आर नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एज पर योर विश, यू आर प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। When you are producing the product as per the needs of the customers, and then you are reaching out to them to make the sale happen, that is called as marketing. And when you are just simply selling the product as per your own wish, as per your own need that you feel, then that is selling. But when you are producing as per the needs of the customers, and keeping their needs in mind, then that is a form of, that is called as marketing. So marketing more customer oriented है, sales customer oriented नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है मार्केटिंग और सेल्स के बीच में। उसके बाद एक एचआर का क्वेश्चन होता है कि मैस्लो हायरार्की थ्योरी क्या है, मैस्लो हायरार्की नीड्स की वो क्या है। तो वो जो पिरामिड होता है ना, तो सबसे लोअर लेवल पे पिरामिड क्या आती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, फूड क्लॉथ वगैरह, ठीक है। फिर आती है जॉब सेफ्टी नीड्स, जिसमें जॉब सेफ्टी वगैरह आ जाती है। फिर आती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जो कि आपको समझ सकते हैं क्या है। फिर मतलब आपको मतलब दूसरों से आप काम थोड़ा ना करते रहो, आपको स्नेह चाहिए होता है, और दूसरे आपकी तरफ अफेक्शन रखें, ये चाहिए होता है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में आ जाता है। फिर आता है आपका सेल्फ एस्टीम नीड्स, आप लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाओ जो कि जिससे आपको सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़े। और फिर आखिर में आता है सबसे ऊपर पिरामिड के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि जो मेन गोल आपकी लाइफ का है, जो कि शायद हो सकता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, कुछ एक बहुत बड़ा गोल, ठीक है। तो सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये हो गई आपकी 5 मैस्लो हायरार्की थ्योरी। इसी तरह से सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और अब हमारा ये मार्केटिंग भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम फाइनेंस पे। तो फाइनेंस में सबसे ज्यादा क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत पूछते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 तरह के स्टेटमेंट आते हैं। एक आता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा आता है बैलेंस शीट, तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपका आता है क्रॉस प्रॉफिट, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपका आता है ऑपरेटिंग इनकम। इस ऑपरेटिंग इनकम को हम एबिटडा भी कहते हैं, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। इसमें से जब आप ये सारी चीजें हटा देते हो तो आपका बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो फिर इनकम स्टेटमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आपका वही है जो एक तरह से आपका ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट होता था, जो कि आप जो फाइनेंस वाले समझ रहे होंगे ये चीज, जो कि आप 11th क्लास में बनाते थे अपना ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। फिर P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते थे। तो वही आपका इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें सेल्स दिखाते हो, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाओगे, आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाओगे, आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम ही आपका एबिटडा होता है, और जो कि होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। ये सब घटाने के बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को घटाने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसी को आप नेट प्रॉफिट होता है आपका, ये जो जिससे आप फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करते हो। ये हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट। दूसरा क्या होता है इनकम, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ना, ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। और दूसरा क्या आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो है बैलेंस शीट, जो कि आपकी कंपनी की लायबिलिटीज और एसेट साइड की पोजीशन दिखाता है। और ये बैलेंस शीट आखिर में मैच कर जाती है, ठीक है, याद रखना, ये आखिर में मैच कर जाती है। और ये एक और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मुझे अभी ऑन द स्पॉट याद आया कि बैलेंस शीट मैच क्यों करती है। मुझे जरा 1 मिनट दीजिए, थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ, तो बैलेंस शीट क्या है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आपकी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन दिखाता है, और ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, फाइनेंशियल हेल्थ बताता है कंपनी की। उसके बाद आता है आपका तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटीज आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये 3 स्टेटमेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अगला टॉपिक आता है कैपिटल बजटिंग क्या होती है। तो कैपिटल बजटिंग सिंपली पहले है क्या वो बताता हूँ। कैपिटल बजटिंग क्या है कि जब आपके सामने मोर देन वन प्रोजेक्ट होते हैं एज ऑप्शन, तो उनमें से आप एक प्रोजेक्ट कैसे डिसाइड करोगे, तो उस प्रोसेस को डिसाइड करने का जो प्रोसेस है उसे आप कैपिटल बजटिंग करते हो व्हेन यू डिसाइड बिटवीन टू और मोर देन टू प्रोजेक्ट्स। इसके लिए देखो डिसाइड करने के लिए तीन मेन मेथड्स होते हैं। पहला है पे बैक पीरियड, दूसरा है एनपीवी जिसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, तीसरा होता है आईआरआर जिसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। पे बैक पीरियड में क्या है, आपको वो वाला प्रोजेक्ट डिसाइड करना है जिसमें आप जो आपकी कॉस्ट लगी है, कैश आउटफ्लो हुआ है, उससे आप सबसे जल्दी जिस प्रोजेक्ट में रिकवर कर सकते हो उस प्रोजेक्ट को आपको प्रेफर करना है। तो पे बैक पीरियड ये कहता है कि आप उस प्रोजेक्ट को के साथ जाइए जिस प्रोजेक्ट में आपकी जो कैश आउटफ्लो है उसको आप सबसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं, जल्द से जल्द, जिसमें सबसे कम टाइम में रिकवर कर सकते हैं अपने कैश आउटफ्लो को, उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने में उस प्रोजेक्ट के संग जाइए। और ये कहता है पे बैक पीरियड। दूसरा मेथड क्या है, एनपीवी, जो कि आपको होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। तो इस वाले मेथड में आपको उस वाले प्रोजेक्ट के संग जाना है जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि जिस प्रोजेक्ट के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस ग्रेटर देन हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस के, उस प्रोजेक्ट के संग आपको जाना है एनपीवी मेथड में। तो एनपीवी क्या कहता है, उस प्रोजेक्ट को चूज करिए जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तीसरा आता है आईआरआर। आईआरआर क्या कहता है, आईआरआर कहता है कि आईआरआर का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट है जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस के। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आईआरआर वो रेट है जहां पे आपके प्रोजेक्ट का एनपीवी इक्वल टू 0 होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होती है। आईआरआर कहता है कि आपको वो वाला प्रोजेक्ट चूज करना है जिस प्रोजेक्ट का आईआरआर उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा हो, यानी कि चूज दैट प्रोजेक्ट हुज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आती है दो चीजें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो यही सिंपल बात कहता है आईआरआर। तो ये तीन मेथड्स होते हैं प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए अंडर कैपिटल बजटिंग, पे बैक पीरियड, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगला आते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे मेजर की जाती है। देखो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है ना, ये मैंने जो अभी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला, इसमें कॉस्ट ऑफ डेट तो सिंपली वही हो गया, जो आप किसी से डेट लेते हो, लोन लेते हो, तो उसे जो आप इंटरेस्ट दोगे वही आपका कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। इंटरेस्ट रेट जो होगी वही आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है, और ये आफ्टर टैक्स रेट ली जाती है, यानी कि इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेट हो जाती है। अगली चीज आती है कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के देखो तीन मेथड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन मेथड होता है जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है वो होता है आपका कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो यह आपका सबसे मेन मेथड होगा। ठीक है, और कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल में क्या होता है कि इसे हम CAPM कहते हैं, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना जो आपसे पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो ये है कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। यहाँ पे रिस्क फ्री प्रीमियम इज इक्वल टू है मार्केट रिस्क प्रीमियम इनटू सिस्टमैटिक रिस्क। अब यहाँ पे रिस्क, अभी आपको टर्म समझा देता हूँ कि रिस्क फ्री रिटर्न क्या है, कि वो रिटर्न जो कि जो कि आपको FD पे मिल जाएगा, जहाँ पे मतलब रिस्क नहीं ले रहे हो, पैसा उठाने के जब रिस्क नहीं ले रहे हो, जैसे कि FD पे आपको रिस्क तो होती नहीं है। ठीक है, मतलब जो आपको मतलब FD मतलब पैसा उठाने के लिए नहीं, मेरा मतलब है कि जो आपके मतलब रिस्क फ्री वाले सोर्सेस हैं, जैसे कि FD हो गया, जब आप FD पे पैसा रख रहे हो, ऐसे FD रख रहे हो, तो आपको वहां से इंटरेस्ट आता रहेगा आपका, तो ये रिस्क फ्री सोर्स है आपका एक जगह पे इन्वेस्ट करने का। तो रिस्क फ्री रिटर्न का एग्जांपल हो जाता है FD फिक्स डिपॉजिट प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम में क्या आता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम और इनटू सिस्टमैटिक रिस्क। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम यहाँ पे क्या है कि आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा मार्केट में रिस्क लेने के लिए। तो वो जो आपको एक्स्ट्रा चीज मिल रही है ना, एक्स्ट्रा आपको आप अर्न कर रहे हो बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, और मार्केट का आप रिस्क झेल रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होती है, वो रिस्क जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि मार्केट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, ये सब चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स वाली रिस्क होती है ना, वो आती है सिस्टमैटिक रिस्क के अंडर। तो CAPM का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, जहाँ पे रिस्क प्रीमियम होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम इनटू सिस्टमैटिक रिस्क। ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। दूसरा जो मेथड होता है वो आपका होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल।
तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे आप कह सकते हो, वैसे जरूरी है नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ इसे नहीं बताऊँ अभी। लेकिन अगर आपका चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं अगली वीडियो में जरूर कवर कर लूँगा, अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। वैसे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से केवल आपका CAPM मेथड जरूरी है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वाला। अगला आपका आता है कि रेशियोज वाला, यानी रेशियो, तो कई सारी रेशियोज आपकी इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। तो वो रेशियो कौन कौन सी है? देखो, रेशियो मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि है एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या है? वो रेशियो जो कि आपकी फर्म की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बताएं। तो उसमें मेन जो आती है वो आपकी आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वो क्या होती है? वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। दूसरी आती है इसमें डेटा टर्नओवर रेशियो। वो क्या होता है? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तीसरी आती है आपकी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये क्या होती है? आपकी नेट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर्स क्या है? जो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जितने स्टार्ट में थे क्रेडिटर्स की वैल्यू प्लस जितने एंड में थी डिवाइड बाय 2, उनका एवरेज निकालते हो। तो ये 3 मेन होती है एक्टिविटी रेशियो के अंदर। और एक्टिविटी रेशियो क्या है कि आपकी फर्म की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्या चल रही है। दूसरी आता है दूसरी तो एक्टिविटी रेशियो में 3 मेन होती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और फिर दूसरा नंबर पे आता है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो क्या है? वो रेशियो जो कि आगे बताते हैं कि आपके फर्म की शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी कैसी है। शॉर्ट टर्म में आपकी फर्म डेट को कितनी अच्छी तरह कितनी आसानी से पे कर पा रही है। शॉर्ट टर्म एबिलिटी टू पे देयर ऑब्लिगेशंस, यही पता चलता है हमें लिक्विडिटी रेशियो से। लिक्विडिटी रेशियो में वही रेशियो आती है जो आपने बहुत सुना होगा। करंट रेशियो आती है, क्विक रेशियो आती है, कैश रेशियो आती है। करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्या है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। कैश रेशियो क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये होती है आपकी कैश रेशियो। ये तीनों आ जाती है आपकी करंट इसमें लिक्विडिटी रेशियो में। अगली आती है सॉल्वेंसी रेशियो। और सॉल्वेंसी रेशियो में क्या बताती है कि एबिलिटी ऑफ योर फर्म टू पे द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। याद रखना, लिक्विडिटी रेशियो आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पेइंग एबिलिटी बताती है, सॉल्वेंसी रेशियो आपकी लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी बताती है। और इसमें आते हैं डेट इक्विटी रेशियो आता है, जिसमें आता है आपका लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, ये आ जाता है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। यानी कि आपने ये बताया, जैसे मान लो आपने 3 रुपये उठाए हैं, 2 रुपये आपने ऐसे बोरो किए, डेट उठाया है, 1 रुपये आपने इक्विटी अपना इक्विटी स्टेक बेच के कमाया, मिला है आपको। तो अगर डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 रुपये आपको डेट से मिला अपॉन 1 रुपये आपको ऐसा इक्विटी मिला, अपनी कंपनी का ओनरशिप बेचने पर मिला आपको 1 रुपया। तो आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? 2/1। या तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके बाद अगला आता है सॉल्वेंसी रेशियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि होता है EBIT बाय नेट इंटरेस्ट। EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय नेट इंटरेस्ट। तो ये होता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला। ये सिंपली ये बताता है कि आप इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी क्या है फर्म का, वो ये बताता है। चौथा जो टाइप ऑफ रेशियो है वो आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। तो आखिर डिवाइड बाय नेट सेल्स ही हो रहा है इसमें। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जैसे नाम से पता चल रहा है, ये बताते हैं कि आपके फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में पोजीशन कैसी है आपकी कंपनी की इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो 4 तरह के रेशियोज होते हैं, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, अर्निंग पर शेयर होता है। ये सब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप एज ए होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी आपको नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगली वीडियो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, जैसे बार बार कह रहा हूँ, तो मैं जरूर लेके आऊँगा और उसमें ये सब चीज़ें जरूर कवर करूँगा। वरना गूगल है, या वहाँ से भी देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये भी काफी, ये सब वही है जो बहुत ज्यादा पूछी गई इंटरव्यू में। मेरा एक भी क्वेश्चन इस वीडियो में ऐसा नहीं है जो कि मैंने इंटरव्यू में नहीं देखा हो। कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कहीं ना किसी इंटरव्यू में XIMB, IMT, IM टॉप, ओल्ड IM के इंटरव्यू में पूछे गए हैं, न्यू IM के इंटरव्यू में पूछे गए हैं, जो कैप वाले इंटरव्यू हुए हैं, IMT, SIMB, NMIMS,
ये SIBM पुणे, SCM HRD, किसी ना किसी मेरे लास्ट एक MDI इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ये जो नहीं मुझसे पूछे गए हैं, कई सारे मुझसे ही पूछे गए हैं, लेकिन जो मैं इंटरव्यू स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ वहाँ पे मैंने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो वहीं से मैं सब लेके आया हूँ। हर एक क्वेश्चन आप मेरा यकीन मानिए इंटरव्यू स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। और अभी कंटेंट खत्म नहीं हुआ, ही बचा हुआ है, तो अब ये मत समझिएगा वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं। अगला जो टॉपिक है फाइनेंस में आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी बता आपकी वो पॉलिसी है जो कि RBI बनाता है, और ये बेसिकली रेगुलेट करती है आपकी कंट्री में मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को। तो मॉनेटरी पॉलिसीज आर द पॉलिसीज विच आर मेड बाय RBI टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड द इंटरेस्ट रेट। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसीज आर द पॉलिसीज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द ये मतलब अगर रिसेशन में हो इकोनॉमी, तो उससे बाहर लाने के लिए आप गवर्नमेंट ये यूज़ करते हैं फिस्कल पॉलिसीज को। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे कम करने के लिए यूज़ करते हैं। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट 2 टूल्स यूज़ करती है, जो कि होते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मान लो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप चाहते हो लोग कम स्पेंड करें, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी और अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी ऑन जनरल पब्लिक। तो इस तरह से, और जब लग रहा है गवर्नमेंट को ऐसे अभी रिसेशन की सिचुएशन आ रही है, अभी देखो इन्फ्लेशन सिचुएशन चल रही है, तो अभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स रेट बढ़ा सकती है और स्पेंडिंग कम कर सकती है। अगर जब रिसेशन की सिचुएशन होगी और गवर्नमेंट चाहती होगी कि लोग ज़्यादा खर्च करें मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी टैक्स रेट डाउन कर सकती है। उससे क्या होगा ना कि टैक्स रेट डाउन हो जाएगी तो लोगों के हाथ में मनी बढ़ जाएगी, फिर वो ज़्यादा डिमांड करेंगे तो रिसेशन अपने आप खत्म होने लगेगा, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, फिर प्राइस लेवल अपने आप बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में जो दो मेजर टूल है वो है गवर्नमेंट टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और मॉनेटरी पॉलिसी में कई सारे टूल होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स भी होते हैं और क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में 2 तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है, मॉरल सुएशन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन। और ये क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आते हैं, ये सब जो सुने होंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, और क्या होता है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, और एक वो होता है एम से होता है ना, एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट मैंने बता दिया आपको, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब भी मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अभी वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दें, लाइक करें, वीडियो को अभी तक नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और मैं इस तरह की वीडियो जरूर लाऊंगा, जैसे कि और ये सब भी जो मैं इस वीडियो में अभी छुड़वा रहा हूँ, या वो सब आपको अगली वीडियो में जरूर कवर करा दूंगा। और अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो ये सब टूल हो जाएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बता दी, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। फिस्कल पॉलिसी के 2 टूल होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके आते हैं कि FDI और FII, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और पूछा भी गया कई बार। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। ऐसा फर्क क्या है, FDI आपका वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आप बेसिकली, मान लो आप किसी और कंट्री में जाके आप वहाँ के पे अपनी सब्सिडरी सेटअप करो, वहाँ पे अपना पूरा एक ब्रांच सेटअप करो। और FDI में क्योंकि आप ब्रांच सेटअप कर रहे हो, अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको ऑपरेशनल, वहाँ के जो कंपनी के ऑपरेशंस है उधर, उसमें आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। जबकि FII में क्या होता है, दूसरी किसी फॉरेन कंपनी के सिर्फ शेयर्स खरीदते हो, डिबेंचर्स बाय करते हो, बॉन्ड से शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदते हो, तो उसमें क्या आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी उस कंपनी में, क्योंकि आप अपना कोई ऑफिस सेटअप नहीं कर रहे हो उधर कोई आप अपना कोई ब्रांच सेटअप नहीं कर रहे हो उधर, सिर्फ आप उस कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो FDI में आपको कंपनी के उस फॉरेन कंपनी के जिधर आप उस फॉरेन कंट्री के जिधर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें आपको आप जो भी ब्रांच सेटअप कर रहे हो, उससे आपको ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में पावर ज़्यादा मिलेगी FDI केस में। FII में आपको कोई पावर नहीं मिलती, क्योंकि आप सिर्फ शेयर डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे कोई ब्रांच वहाँ सेटअप नहीं कर रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है मेजर FDI और FII के बीच में। इसके बाद एक आता है कि वो जो क्वेश्चन था कि वाई द बैलेंस शीट बैलेंसेस, जो मेरा रह गया था लास्ट टाइम। तो बैलेंस शीट बैलेंस क्यों करती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि बिकॉज नाउ फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि वाई द बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंसेस, वाई द एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज, तो आप करना कि दैट इज बिकॉज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम वेयर एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज इट्स डेबिट।
इसके अगला क्वेश्चन आता है कि बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब ये वाला क्वेश्चन ना देखो IFT के पर्सपेक्टिव से ही बहुत जरूरी बन जाता है। ट्रेड क्या है, सिंपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड होती है। ये और कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड तो आता ही है कॉमर्स में, प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी जो चीजें ट्रेड में हेल्प करें, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं ये भी आके ट्रेड में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीजें तो कॉमर्स में है ना, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये दोनों चीजें आती हैं। यानी कॉमर्स में वो चीजें तो आती हैं जो आप ट्रेड कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लस जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब भी आता है। उसके अलावा आता है बिजनेस। अब बिजनेस क्या है, बिजनेस देखो इन सबसे बड़ा है स्कोप में, कॉमर्स से भी ट्रेड से भी। बिजनेस क्या है कि उसमें सिर्फ यही नहीं आता कि क्या ट्रेड हो रहा है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, उसमें बहुत कुछ आता है। उसमें आपको फाइनेंस मैनेज करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना होता है, आपको ऑपरेशन मैनेज करने हैं, सप्लाई चेन मैनेज करनी है। तो बिजनेस इज द लार्जेस्ट इन स्कोप। उधर आपको मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की, सब कुछ आता है बिजनेस में, मतलब हर एक चीज बिजनेस में आती है। और इसलिए बिजनेस सबसे बड़ा है इन तीनों चीजों में, बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड में। सबसे छोटा है स्कोप में ट्रेड, उससे बड़ा स्कोप में है कॉमर्स, और इन सब में सबसे बड़ा स्कोप में है बिजनेस, जिसमें सब कुछ आ रहा है। आपको सब सारा काम करना है, ब्रांडिंग करनी है प्रोडक्ट की, और जो ही मैंने और चीजें बोली वो सब भी आपको करनी है। ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो करना ही है, फाइनेंस मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, एम्प्लॉय मैनेज करने हैं, ऑपरेशन मैनेज करने हैं, सप्लाई चेन मैनेज करनी है, और मार्केट भी करना है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये सब तो ये होता है बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड में डिफरेंस। इसके अलावा अब क्या रह गया, हाँ, मुझे बस 1 सेकंड दीजिए ताकि मैं एक बार चेक कर लूँ कि सब कुछ हो गया है। बाकी आप तब तक चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अब मैं आपको कुछ और होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको होमवर्क दिया था, एक वो भी करके जाइएगा, वीडियो को ऐसे मत छोड़ दीजिएगा, कमेंट में जरूर टाइप करके जाए। एक कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको लगता है कि आ सकता है इंटरव्यू में, आप अपनी नॉलेज से जो भी आप क्वेश्चन चाहें, चाहे किसी भी फील्ड के हो, क्योंकि देखो वीडियो में देखने वाले हर फील्ड से आएंगे, तो आपकी फील्ड का जो होगा वो आपका वाला क्वेश्चन को जरूर पड़ेगा, तो उसकी भी हेल्प होनी चाहिए। वीडियो का सोल पर्पज यही है कि इससे हेल्प हो आप सभी की। तो वो एक कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके जाए, उसका आंसर भी कमेंट करके जाए अगर पॉसिबल हो तो। इसके अलावा मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मुझे अपने स्टेट का CM बताना है, गवर्नर बताना है, और GDP क्या है इंडिया की ये भी बताएं। और एक और चीज, डिफरेंस क्या होता है रियल GDP और नॉमिनल GDP में, ये भी बताएं। और GDP से मुझे याद आया एक चीज जो मैंने कवर नहीं करी कि आपको अपने स्टेट की GDP पता होनी चाहिए, आपको अपने इंडिया की GDP पता होनी चाहिए। GDP में हम किस पोजीशन पे हैं, रियल GDP में हम 3rd नंबर पे हैं, नॉमिनल GDP में हम 5th नंबर पे हैं। तो आप मुझे तो ये सब जो टॉपिक्स हैं GDP से रिलेटेड, ये मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। अभी आप मुझे ये बताएं कि आपके स्टेट का CM कौन है, गवर्नर कौन है, GDP क्या है इंडिया की, डिफरेंस क्या होता है रियल GDP और नॉमिनल GDP में, ये भी बताएं। और बस यही है इस वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो हो गई। वीडियो पसंद आई, आप देख रहे हो बड़ा एफर्ट लगाया, 37 मिनट मैं थोड़ा ब्रेक लेके बोल रहा हूँ। लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आई हो, एफर्ट्स पसंद आए हो, आगे और भी वीडियो चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बताइए अपने कमेंट में कि आपको वीडियो कैसे लगी। बाकी टेलीग्राम चैनल आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे पहले से भी काफ़ी सारा कंटेंट जो कि इंटरव्यू में काम आ सकता है वो मैं डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। ऑडियो के फॉर्मेट में डाला है मैंने, स्क्रीनशॉट के फॉर्म में डाला है, टेक्स्ट के फॉर्म में डाला है, वो सब भी आपको मिल जाएगा। और बस ये अपना होमवर्क जरूर करके जाइए, जो मैंने स्टार्ट में बताया, कमेंट करके जाना है एक कोई क्वेश्चन और उसका आंसर, और जो मैंने आपको CM, गवर्नर, GDP, नॉमिनल GDP, रियल GDP डिफरेंस, ये सब भी जरूर बताएं। और फाइनली मतलब जो इतने दिनों से सोच रहा था कि वाली वीडियो बनाऊंगा, वो वाला काम हो गया है। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बस यही है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फीडबैक जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी, आगे भी आप ऐसी वीडियो चाहते हो कि नहीं वो भी जरूर बताएं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, मुझे खुशी होगी बल्कि 1 या 4-5 और पार्ट बनाने में, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है। ऐसा तो होता नहीं है कि 30 मिनट की वीडियो में आप पूरा कवर कर लोगे, तो अभी बहुत सारा कंटेंट और बाकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी उस उत्साहित हैं वो सब जानने के लिए, तो आप अपना रिस्पॉन्स अच्छा रखें, फीडबैक दें, और मैं जरूर बहुत खुश होऊंगा और भी कंटेंट लाने में आपके लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू। अगर वीडियो को पूरा देखा है ना, मैं एक बात जरूर बता सकता हूँ, बहुत डेडिकेटेड हो, आप भी चाहते हो आपका इंटरव्यू क्लियर हो, ये मैं जरूर बता सकता हूँ। क्योंकि 39 मिनट की वीडियो देखना, वो भी देखो प्रैंक वाली वीडियो, कॉमेडी वीडियो हर कोई देख सकता है,
वो मजा आता है देखने में। एजुकेशनल वीडियो इतनी देर तक देखना ये आपका डेडिकेशन बताता है, इतना मैं जरूर बता सकता हूँ। ये आपकी डेडिकेशन ही है जो आप पूरी वीडियो देख के गए हो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, और थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और ये जो ब्लॉकबस्टर वीडियो थी चैनल की, होपफुली ये आगे बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगी, इस ईयर ही नहीं, नेक्स्ट ईयर, आने वाली ईयर। मैं चाहे रहूँ ना रहूँ, ये वीडियो लोगों की हेल्प करती रहे, एमबी इंटरव्यूज की जो भी तैयारी करें, जो नॉन एमबी इंटरव्यूज हैं यहाँ तक कि उधर भी बहुत काम आएगी वीडियो, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो उधर उधर भी उनके काम आए। तो बस यही चैनल का मोटिव भी यही है कि whether I stay or not, but whether I live on or not, but this channel should keep helping aspirants in the future, in hundreds or for hundreds of years. बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू।